नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री मंथन में आज हम लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उनके प्रारंभिक जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे तथा इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि उन्होंने अपने रचनाओं में किन किन शासकों को दिखाया है, उनके बारे में क्या क्या टिप्पणियां की है। एनटीए के एग्जाम में हर बार 1 से 2 प्रश्न अमीर खुसरो के बारे में होता है, तो मुझे लगता है कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो वो 1 या 2 प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। दोस्तों, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो 1253 ईस्वी में हुआ था और यह एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माँ थी वो बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी। कौन थी? बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी और यह एक भारतीय महिला थी। तो हम देखेंगे कि अमीर खुसरो पहले ऐसे लेखक हैं जो भारत के बारे में बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और भारत के बारे में बहुत चीज लिखेंगे, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। इन्होंने साहित्य सृजन के साथ ही साथ संगीत के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, साहित्य के साथ ही साथ इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया और हम आगे चल करके देखते हैं कि इन्होंने भारतीय और पर्शियन रागों को मिला करके कई नई राग शैली को जन्म दिया था, जिसमें ईमान, जिल्फ, साजगरी इत्यादि राग है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कव्वाली और सितार को भी इन्हें जन्मदाता माना जाता है। ये आपसे बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है और एनटीए में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने कव्वाली और सितार का जन्म दिया था। इसके अलावा फारसी और अरबी में इन्होंने कई गजल लिखे, कई पहेलियां और कई दोहे भी लिखे। आज भी इनकी पहेलियां जो है वो गाँव में समझी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने सल्तनत काल में लगभग 8 सुल्तानों का काल देखा था और ये एक पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इतने सारे सुल्तानों का काल देखा था और उनके बारे में लिखा भी था। इनकी जो प्रारंभ होती है, जर्नी जो प्रारंभ होती है वो सबसे पहले मुहम्मद से होती है और ये बलबन के पुत्र थे और यहाँ से इनकी सेवा प्रारंभ होती है और मुहम्मद से लेकर बलबन और आखिरी जो शासक होते हैं वो होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तक के कालों को इन्होंने देखा था और उन चीजों को अपने साहित्य में लिखा था। ये निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे और निजामुद्दीन औलिया इनसे इतना प्रभावित होते हैं कि इन्हें तुर्क-उल्लाह की उपाधि प्रदान करते हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया तुर्क-उल्लाह की उपाधि प्रदान करते हैं और ये दोस्तों है आपका सितार। आइए देखते हैं आगे चल करके इन्होंने एक टिप्पणी की है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये हूबहू यही लाइन एग्जाम में आपके दे दिया जाता है। तो एक टिप्पणी है कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। ये सल्तनत काल के जो किसान थे, गरीब असहाय लोग थे, उनके बारे में इन्होंने टिप्पणी किया है और ये बता रहे हैं कि कैसे किसानों को लूटा जाता था, कैसे किसानों को परेशान किया जाता था। मेहनत किसान करते थे और राजा जो है उसका लाभ उठाता था और इससे मोरलैंड इतना प्रभावित होता है कि इसने भी अपने पुस्तक में इस चीज को उद्धृत किया है। आगे चलकर हम देखते हैं दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं को। तो इनकी जो प्रमुख मसनदें हैं, जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं, वो कुल 7 है और इन रचनाओं में आप देखेंगे कि उन्होंने जो 8 सुल्तानों का काल देखा था, तो वैसे ही क्रम से इन शासकों के बारे में इन्होंने विवरण भी दिया है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 7 पुस्तकों का चार्ट है ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा और इसी में आपको कई प्रश्न फंस सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। किरान उस सादेन इनकी पहली रचना है और इसमें हम देखेंगे कि यह बुगरा खां और उसके बेटे कैफूबाद के जो मिलन का वर्णन है उसके बारे में इन्होंने वर्णित किया है। अगली रचना इनकी है मिफ्ता उल फुतूह और दोस्तों यहां से मैं बता दूं आपको कि मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका और नूह सिपेहर, यह जो प्रमुख 4 रचनाएं हैं वो अलाउद्दीन के परिवार से हैं या आप ये कह सकते हैं कि खिलजी डायनेस्टी के शासक हैं। ये कौन कौन से? मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका और नूह सिपेहर। ऊपर वाला कौन सा था? गुलाम वंश का था। नीचे वाला कौन है? ये 4 ये आपको खिलजी डायनेस्टी से है। और आगे चल करके हम ये देखेंगे तुगलकनामा तुगलक वंश से संबंधित होगा और एजाज खुसरवी जो है ये सूफी मत से संबंधित होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम देखते हैं मिफ्ता उल फुतूह। तो दोस्तों मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का विवरण है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के जो प्रथम 16 वर्ष तक की घटनाएं थी उनके बारे में है। आशिका जो है वो देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की प्रेम गाथा का वर्णन है। नूह सिपेहर मुबारक शाह खिलजी के बारे में विवरण है।
तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक और एजाज खुसरवी सूफी मत से संबंधित। अब आइए हम आगे इसको विस्तार से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो किरान उस सादेन की जो रचना हुई थी वो 1289 ईस्वी में हुई थी और इसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। जब बलबन की मृत्यु हो जाती है और आगे कैकुबाद जो है कि शासक बनता है, बुगरा खां बंगाल का शासक रहता है। तो ये बुगरा खां जब देखता है कि कैकुबाद की राज्य विपत्ति में है और कैकुबाद अच्छे से शासन नहीं चला रहा है, तो बुगरा खां कैकुबाद से मिलने आता है, लेकिन पिता और पुत्र का मिलन होने नहीं दिया जाता है। कई इसमें षड्यंत्र होते हैं और आखिरकार में बुगरा खां और कैकुबाद की मुलाकात होती है और बुगरा जो है वो कैकुबाद को समझाता है कि शासन कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो इसी का बहुत ही मार्मिक इन्होंने विवरण दिया है किरान उस सादेन में। आगे देखते हैं मिफ्ता उल फुतू की। और मिफ्ता उल फुतू की जो रचना हुई थी वो 1291 ईस्वी में हुई थी और इस समय तक खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हो गया था। और खिलजी वंश का संस्थापक आपको बताते चले वो जलालुद्दीन खिलजी थे। इन्हीं के संरक्षण में मिफ्ता उल फुतू की रचना हुई थी और इसमें हम देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का, उनके समय के हुए प्रमुख विद्रोह जैसे मलिक छज्जू का विद्रोह, उसका दमन, रणथंबोर पर सुल्तान की चढ़ाई और झायन की विजय का विवरण किसमें है? मिफ्ता उल फुतू में किया गया है। अगला जो इनकी लेखन है वो है खजाइन उल फुतू या फिर तारीख अलाई। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नाम ही आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। कभी कभी क्या है कि खजाइन उल फुतू दे देता है या फिर तारीख अलाई दे देता है और आगे चल करके शासकों का नाम लिख देता है एक तरफ पुस्तक का नाम, और आपको मिलान के लिए दे देता है कि इनमें से कौन से पुस्तक किनसे संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अमीर खुसरो की रचनाओं को दे दिया जाता है और उसमें यह दिया जाता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सी उनकी रचनाएं नहीं थी या कौन सी उनकी रचनाएं थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम खजाइन उल फुतू के बारे में, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि अलाउद्दीन के प्रथम 16 वर्षों तक की जो भी घटनाएं थी उनके बारे में विवरण दिया है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो उसके सैन्य अभियान थे उन सभी का विवरण इसमें दिया गया है। गुजरात, चित्तौड़, मालवा, वारंगल इत्यादि के विजयों का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि आपको एक चीज और बताते चले कि दक्षिण भारत में जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो किस शासक के समय हुआ था? तो वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में? जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जबकि दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। खजाइन उल फुतू में एक चीज और भी है आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो ये कि शतरंज के बारे में इसमें विवरण दिया गया है। भारतीय खेल जो शतरंज है उसके बारे में विवरण किस पुस्तक में मिलती है? तो वो मिलती है खजाइन उल फुतू में। अगली जो रचना है इनकी वो है आशिका। और आशिका जो है वो गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी थी। कौन थी? देवल रानी थी। और यहाँ पर अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां थे और इन दोनों का प्रेम प्रसंग होता है। ठीक है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग होता है और इसी का विवरण अमीर खुसरो ने इसमें दिया है। अगली जो रचना है वो है नूह सिपेहर और इसमें अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक शाह खिलजी जो होता है उसके बारे में चाटुकारितापूर्ण विवरण दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ ही साथ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि मुबारक खिलजी के विजयों के साथ साथ भारत की जलवायु, पशु पक्षियां, धार्मिक जीवन इत्यादि का भी रोचक विवरण दिया गया है। तो भारत की जलवायु, पशु पक्षियों के बारे में किस पुस्तक में विवरण दिया गया है? तो वो है नूह सिपेहर और यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगली जो इनकी रचना है वो है तुगलकनामा और यह अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। अर्थात जो इनकी अंतिम ऐतिहासिक रचना थी वो कौन सी थी? तुगलकनामा थी। और इसमें हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में विवरण दिया गया है, उनके कूटनीति, युद्ध और कैसे गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया था, इन सभी का विवरण तुगलकनामा में मिलता है। और यह है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। अगली जो रचना है इनकी एजाज खुसरवी और इसमें ये इनकी आखिरी रचना है एजाज खुसरवी, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान की गई है। इसके अलावा सूफी मत से संबंधित भी जानकारी हमें किसमें मिलती है? एजाज ए खुसरवी। तो यह 7 इनकी कुल प्रमुख रचना है। इसके अलावा भी इन्होंने कई रचनाएं रची है, लेकिन हमारे लिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है वो ये 7 रचनाएं हैं। तो आप अब जो है कि इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के पास भी भेजने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।